भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, संसद में मेरे साथी भाई सी.आर. पाटिल, देश भर से आए भारतीय जनता पार्टी के सभी महापौर, उपमहापौर, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, भाजपा मेयर कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आजादी के अमृत काल में अगले 25 वर्ष के लिए भारत के शहरी विकास का एक रोडमैप बनाने में भी इस सम्मेलन की बड़ी भूमिका है। मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। सामान्य मानवीय का जीवन का रोजमर्रा का संबंध आप ही के लोगों की जिम्मे है और इसलिए इस प्रकार के विचार विमर्श का महत्व बहुत बढ़ जाता है। हमारे देश के नागरिकों ने बहुत लंबे अरसे से शहरों के विकास को लेकर भाजपा पर जो विश्वास रखा है, उसे निरंतर बनाए रखना, उसे बढ़ाना हम सभी का दायित्व है। शायद आप लोगों में से जो लोग जनसंघ के जमाने की बातें जानते होंगे तो कर्नाटका में उडुपी नगर पालिका, जनसंघ के लोगों को वहां के लोग हमेशा काम करने का अवसर देते थे उडुपी, और जब स्पर्धाएं होती थी उडुपी हमेशा देश में अव्वल नंबर पर रहता था परफॉर्मेंस में। मैं ये जनसंघ के कालखंड की बात कर रहा हूं, यानी तब से लेकर अब तक सामान्य मानवी के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंच। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उसे आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है।
आपको भी अपने शहरों को उस स्तर पर ले जाना है कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे, तब ये काम हुआ था। हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था, तब ये काम आया था। भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे, तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है, वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं। मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला। वहां पर मुझे एमएलए बनने का मौका मिला। बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं, तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा, उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है। लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जब ये सम्मेलन हो रहा है, तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीजें जानने को मिलेगी। हर एक के नए नए प्रयोगों का पता चलेगा। साथियों, आजादी के अमृत काल में आज भारत अपने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है। 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में
75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ये वो शहर हैं जो भविष्य में अर्बन प्लानिंग के लाइट हाउस बनने वाले हैं। साथियों, हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या अर्बन हाउसिंग की भी रहती है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के रूप में शहरी निकायों के साथ मिलकर हमने झुग्गी में रहने वाले साथियों के लिए बेहतर आवास बनाने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत गुजरात में हजारों घर शहरी गरीबों को, झुग्गी में बसने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा अभियान चलाया। इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत भी पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। साल 2014 से पहले जहां शहरी गरीबों के घरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं पिछले 8 वर्षों में इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। आप लोग ये आंकड़े याद रखोगे, मैं आशा करता हूं कि 2014 के पहले 20,000 करोड़ और आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ये शहरी गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है, जब सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कहते हैं, क्या इन लाभार्थियों के बीच जाके हम बैठते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में है, जिनको घर आगे चल के इनको कभी जाकर के विश्वास देते हैं क्या? उनके बीच बैठ करके उनके लिए क्या काम हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं क्या? हमें लगता है कि अखबार में छप गया तो काम हो गया। जितना ज्यादा गरीबों के बीच में जाकर के काम करेंगे, उनको जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का वो समाज में सवाया करके वापस करेगा। गरीब का यह स्वभाव रहता है। साथियों, शहरों में रोजी रोटी के लिए जो साथी अस्थायी रूप में आते हैं, टेम्परेरी आते हैं, उनको भी उचित किराए पर घर मिले, इसके लिए भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इस मेयर्स कॉन्क्लेव में आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अपने शहरों में इस अभियान को गति दें, इससे जुड़े कार्य तेजी से पूरे कराएं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। समय सीमा में काम करेंगे तो पैसे बचते हैं, उन पैसों का अच्छा सदुपयोग होता है। साथियों, शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं। खास करके मध्यम वर्गीय परिवार किस स्कीम में पैसा डाल देता था, स्कीम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्शा दिखाया जाता था, पैम्फलेट दिखाया जाता था, जब मकान बनता था तब दूसरा हो जाता था, साइज छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। भाजपा के मेयर्स के रूप में, शहरों के मुखिया के रूप में रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाने का आपका दायित्व ज्यादा है। सुरक्षा के लिहाज से शहरों में बिल्डिंग का बेहतर और ट्रांसपेरेंट ऑडिट हो, ये बहुत आवश्यक है। पुरानी बिल्डिंगों का गिरना और बिल्डिंगों में आग लगना, ये चिंता का विषय होता है। अगर हम नियम कायदों का पालन करें, उसका आग्रही बने, उसको सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा
चुने हुए जनप्रतिनिधियों की सोच सिर्फ चुनाव को ध्यान में रखते हुए सीमित नहीं होनी चाहिए। चुनाव केंद्रित सोच से हम शहर का भला नहीं कर सकते हैं। कई बार शहर के लिए फैसला बेहतर होते हुए भी इस डर से नहीं किया जाता कि कहीं चुनाव में नुकसान हो जाए। अब मुझे याद है, मैं जब गुजरात में था तो 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाने का कार्यक्रम बनाया और करीब 100-150 ऐसे पॉइंट निकाले जिसके आधार पर शहर में चौराहे की चिंता करना, एंक्रोचमेंट को हटाना, सफाई की चिंता करना, बिजली के तार पुराने हैं तो बताना, बहुत सारे पैरामीटर्स थे। और जनभागीदारी से चौराहों के सुशोभन के लिए भी बहुत काम हुआ। अब उसमें एक मुद्दा था एंक्रोचमेंट हटाना। अब जब एंक्रोचमेंट हटाना शुरू किया तो मुझे मेरे गुजरात के भाजपा के नेता मिलने आए। उनका कहना तो था, अभी तो हमारा कॉर्पोरेशन और पंचायतों का चुनाव आने वाला है, अपने कार्यक्रम कैसे ले लिया। आज मैं भी भूल गया था कि 2005 को मैंने अर्बन डेवलपमेंट ईयर बनाया, लेकिन उस समय चुनाव है, मुझे भी ध्यान नहीं था। जब सब लोग आए मैंने कहा देखो भाई, अब ये बदल नहीं होगा। हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों का विश्वास बढ़ाना होगा। मैं जानता हूं कि जब हम एंक्रोचमेंट को हटाते हैं तो जिसका जाता है उसको गुस्सा भी आता है, नाराजगी होती है। लेकिन मेरा अनुभव दूसरा रहा। जब हमने एक ईमानदारी से प्रयास शुरू किया तो लोग स्वयं आगे आए। लोगों ने जो अपना कभी आधा फुट, 1 फुट, 2 फुट कुछ न कुछ किया था, सबने हटाना शुरू किया। रोड खुल गए, रोड चौड़े बनने लग गए, क्योंकि उनको विश्वास हो गया कि यहां पर कोई भाई भतीजावाद नहीं है, मेरा तेरा नहीं है, एक कतार में जो भी है सबका हटाया जा रहा है। तो लोगों ने मदद की, अतिक्रमण हटा, रास्ते चौड़े हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम सही काम करते हैं, जनहित में करते हैं, तो लोगों का साथ मिलता है, डरने की जरूरत नहीं जी। जब जनता को ईमानदारी दिखती है, बिना भेदभाव के अमल दिखता है, तब लोग स्वयं आगे बढ़कर के साथ देते हैं। साथियों, आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण सेंटर्स के रूप में शहरों की प्लानिंग पर हमें विशेष फोकस करने की जरूरत है। हम चाहे या न चाहे, अर्बनाइजेशन होते ही रहने वाला है। शहरों का पर दबाव बढ़ने वाला है, शहरों की जनसंख्या बढ़ने वाली है, शहरों की जिम्मेवारियां बढ़ने वाली हैं, और ये भी सच्चाई है कि आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर में बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। और इसलिए हमें, अगर हम मेयर है तो मेरा शहर आर्थिक रूप से समृद्ध हो, मेरा शहर किसी न किसी प्रोडक्ट के लिए जाना जाए, मेरा शहर टूरिज्म के लिए आकर्षण का केंद्र बने, मेरा शहर उसकी एक पहचान बने। इन सारी चीजों में आर्थिक व्यवस्थाएं जुड़ी होती हैं। आपने देखा होगा इस वर्ष का जो बजट है उसमें अर्बन प्लानिंग पर बहुत अधिक बल दिया गया है। अब यह भी आवश्यक है कि शहरों की प्लानिंग को भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन। राज्य के स्तर पर भी शहरों की प्लानिंग होनी चाहिए, सिर्फ दिल्ली से नहीं हो सकता है। अब मुझे याद है, मैं जब चंडीगढ़ में रहता था तो चंडीगढ़ के नजदीक में पंचकूला बहुत अच्छा डेवलप हुआ, उधर मोहाली अच्छा डेवलप हुआ, हमारे गांधीनगर के बगल में पेथापुर वगैरह बहुत अच्छी तरह से नए डेवलप हो रहे हैं। देश में ऐसे अनेक सैटेलाइट टाउन्स हैं जो बड़े शहर के नजदीक में विकसित होने चाहिए, और योजनाबद्ध रूप से सैटेलाइट टाउन को डेवलप करने का काम करना ही चाहिए, तभी शहरों पर दबाव कम होगा। और बीजेपी ने सैटेलाइट टाउन्स को लेकर सचमुच में बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है।
आप लोग भी जानते हैं कि इस प्रकार के प्रयासों का कितना लाभ है। मुझे एक घटना याद आती है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार अहमदाबाद में 87-88 में बहुमत मिला उसको, पहली बार शासन में आए। और उस समय सद्भाग्य से राज्य में भी जो सरकार थी उसमें उस समय जनसंघ था, भाजपा के लोग उसमें हिस्सा थे, भाजपा के लोग भी पार्टनर थे। तो उस समय अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सब हमारे साथियों ने विचार किया कि भाई अहमदाबाद के अगल बगल में जो 40-50 किलोमीटर के एरिया है, लांबा है, बोपल है, आंबली है, गोरा है, गुमा है, ये सारे जो इलाके हैं, अगर वहां सिटी बस जाना आना शुरू कर दें, लोगों को आने जाने की व्यवस्था मिल जाए, तो लोग शहर में आकर के रहने के लिए जो ज्यादा महंगा खर्च करते हैं वो वहीं रहना पसंद करेंगे। राज्य सरकार से बात हुई, राज्य सरकार का वो क्षेत्र तो उनका था ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन खैर मान गए, वो सहमति मिल गई और बसेस को काफी दूर दूर फैलाया। साबरमती के उस पार कालीगांव हो, साबरमती के भी कई दूर दूर के क्षेत्र उनको साथ जोड़ दिया, उधर गांधीनगर को जोड़ दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटे छोटे सैटेलाइट टाउन डेवलप हो गए, बहुत उनका शहर का विस्तार हो गया, तो शहर पर दबाव। हमें सैटेलाइट टाउन्स के अलावा टियर 2, टियर 3 सिटी, उन शहरों की प्लानिंग भी राज्यों ने अभी से करनी चाहिए, क्योंकि अब टियर 2, टियर 3 सिटी भी इकोनॉमी एक्टिविटी के सेंटर बन रहे हैं। आपने देखा होगा स्टार्टअप्स, आजकल हमारे स्टार्टअप्स टियर 2, टियर 3 सिटी में हो रहे हैं। लोग भी सोचते हैं भाई छोटा मोटा कारखाना लगाना है तो छोटे शहर में लगा देंगे, बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा सस्ते में काम शुरू हो जाएगा। हम अगर प्लानिंग से टियर 2, टियर 3 सिटी को भी डेवलप करेंगे तो बड़े बड़े महानगरों पर जो दबाव आता है वो भी कम हो जाएगा और वहां पर रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। हमें यहां इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने पर जोर देना चाहिए। किस नगर पालिका में किस प्रकार की इंडस्ट्री का क्लस्टर बन सकता है, पास की 2-3 नगर पालिकाओं में क्या हो सकता है, तो इकोनॉमी को बढ़ाने में वो बहुत मदद करते हैं। जो अर्बन प्लानिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में हमें स्टैंडर्डाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। हमें कैजुअल, एडहोक इन चीजों से बाहर आ जाना चाहिए, नीति निर्धारित कर करके करना चाहिए। आप देखिए बदलाव अच्छे आएंगे, डिसीजन में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, ग्रे एरिया लगभग खत्म हो जाएगा। साथियों, स्थानीय निकायों को बजट के लिए ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर कैसे बना सके। देखिए, शहर का विकास करना है तो शहर को धन भी लगता है। कभी हम स्कूल के बच्चों को बताते ही नहीं है कि भी रोड बना है तो रोड कितना खर्चा लगा है, ये फुटपाथ बना है तो फुटपाथ का कितना खर्चा लगा है, ये पैड लगाने के लिए जो लोहे का हमने सुरक्षा कवच बना है उसका कितना खर्चा लगता है, ये बिजली के खंभे लगे वो कितना खर्चा। समाज को भी, लोगों सामान्य मानव को पता नहीं होता है कि सारी चीजों का कितना खर्चा लगता है। वो अपने घर में एक छोटी भी दीवार बनाता है तो उसका खर्चा पता चलता है, लेकिन नगर में इतने सारे खर्चे उसको पता नहीं होता है। हमें उसको प्रशिक्षित करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, देखो इतना महंगा होता है, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए, हमारी संपत्ति है। समाज को जोड़ते रहना चाहिए। साथियों, अर्बन प्लानिंग में हमने देखा होगा कि शहर के सामान्य मानवीय की सुविधाओं को कौन संभालता है भाई? बड़ा वर्ग जो है वो कोई बड़े बड़े मॉल में नहीं जाता है, उसकी तो आवश्यकता है रेहड़ी पटरी वाले पूरे करते हैं। रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, ठेले वाले लोग होते हैं, जो मोहल्ले में आके सब्जी बेचते हैं, अखबार वाले आते हैं, कपड़ा बेचने वाले आते हैं, कभी फुटपाथ पर बैठे हुए लोग, वे भी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा ड्राइविंग फोर्स होते हैं और सामान्य मानवीय की सेवा बहुत करते हैं। क्या हमारे पास उनकी योजना है क्या? अब देखिए, स्वामित्व योजना, पीएम स्वनिधि योजना चल रही है। मैं आप सभी मेयरों से आग्रह करूंगा कि आपके महानगर में एक भी रेहड़ी पटरी वाला ऐसा न हो
कि जिसका रजिस्ट्री न हुई हो, पीएम स्वनिधि से बैंक से उसको पैसा न मिला हो और उसकी ट्रेनिंग न हुई हो, मोबाइल फोन से डिजिटल वो कैसे लेन देन करे। वो सब्जी बेचेगा, दूध बेचेगा तो भी डिजिटली पैसा लेगा, वो देगा। वो थोक में सब्जी खरीदने जाएगा तो भी डिजिटली पेमेंट करेगा। अगर वो ये करता है तो उसके ब्याज में धीरे धीरे कटौती की जाती है। इतना ही नहीं, उसे कुछ इनाम भी दिया जाता है। आप बताइए, रेहड़ी पटरी वाले प्राइवेट में जो महंगे ब्याज से पैसे लाते हैं उनको कितनी मुक्ति मिल जाएगी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि साल में एक बार इन रेहड़ी पटरी वालों का परिवार के साथ सम्मेलन करना चाहिए। उनके बच्चों में जो टैलेंट हो उनको इनाम देना चाहिए। उन बच्चों के द्वारा गीत संगीत के कार्यक्रम करने चाहिए। ये एक बहुत बड़ी ताकत होते हैं जी। मैं तो चाहूंगा जितने मेयर बैठे हैं उसको करें, ताकि उनको भी लगेगा वो महानगर की सेवा कर रहे हैं, वो जनता का भला करने के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, आज करीब 35 लाख ऐसे हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथी हैं जिनको बैंक से पैसा मिला है। और मैंने देखा है कि वो समय के पहले वापस भी देते हैं और नया ऋण भी ले लेते हैं। साथियों, ये सिर्फ वन टाइम कर देने की जो है, ये लगातार उसका व्यापार चलेगा बैंकों के साथ। और डिजिटल पेमेंट से उसको बहुत लाभ मिलेगा, उससे गति मिलेगी। देखिए, पीएम स्वनिधि का आप अपने शहरों में व्यापक विस्तार करें और इनको होने वाली परेशानियों को कैसे आप कम कर सकते हो, उनको ट्रेनिंग करो। आप उनके साथ बैठिए और उसमें आपकी ताकत बढ़ेगी। आप जरा उनसे बात करके देखो। साथियों, शहरों की समस्याओं को सुलझाने के लिए ये भी आवश्यक है कि हमें हमारी आदतें बदलनी पड़ती हैं। नागरिकों के बिहेवियर में चेंज लाना पड़ता है। वरना हमने तो देखा है लोगों का स्वभाव कैसा होता है। कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, क्यों? तो अपने घर का कचरा साफ करके बगल वाले के घर के सामने डाल देते हैं। फिर बगल वाला जब कूड़ा कचरा साफ करता है तो वो उठा करके इस घर के सामने डाल देता है। अब ये आदत कौन बदलेगा जी? हमने नागरिकों के स्वभाव को बदलना होगा। बिजली बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, पानी बचाने की आदत डालनी पड़ेगी, समय पर टैक्स भरने की आदत डालनी पड़ेगी, गंदगी न करने की आदत डालनी पड़ेगी, स्वच्छता और सुशोभन का आग्रह करने की आदत डालनी पड़ेगी। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है भाई। और आप वहां के काउंसिलर, वहां के मेयर ये काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसके लिए हमें भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम करने चाहिए। निबंध स्पर्धा हो, रंगोली स्पर्धा हो, बच्चों की रैलियां हो, कविताओं का सम्मेलन हो, स्वच्छता पर कविताएं हो। ऐसे भांति भांति के जन जागरण के कार्यक्रम करने चाहिए। दीवारों पर अच्छी तरह से उसको लिखा, जैसे बगीचे होते हैं। मुझे बताइए, बगीचों को संभालने का जवाब गांव के नागरिकों का है कि नहीं है? क्योंकि हमने तो तय किया नहीं, म्युनिसिपैलिटी के 2 आदमी होंगे, वो समझी नहीं। हमें जो लोग डेली बगीचे में आते हैं उनकी कमेटी बना देनी चाहिए। और हम ये भी कर सकते हैं कि भाई वहां एक टेम्पररी ऐसे बोर्ड लगाने की व्यवस्था की हो है कि भाई उस इलाके के जो बच्चे अच्छे ड्राइंग बनाएंगे तो चलो भाई शनिवार शाम को 6 से 7 यहाँ पर उनके ड्राइंग डिस्प्ले करेंगे। कोई अच्छे कविताएं लिखते हैं तो चलो भाई रविवार शाम को यहाँ पर कविता का पाठ बगीचे के अंदर सब नौजवानों को बुला करके करेंगे। हमारे बगीचों को जिंदा बना देना चाहिए, हमारे शहर की आत्मा के रूप में जागृत बना देना चाहिए। तो बगीचा भी अच्छा रहेगा, सरकारी खर्चे की जरूरत है, वही अपना संभालेंगे बगीचा। वही सोचेंगे भाई ये तो हमारी जगह है, इसमें हम गंदगी नहीं होने देंगे, पेड़ पौधे को टूटने नहीं देंगे। हमें नेतृत्व देना होगा। सब काम पैसों से होता है ऐसा नहीं है जी। अधिकतम काम जन सामान्य के समर्थन से होते हैं। और ये चुने हुए जनप्रतिनिधि जितना ध्यान देते हैं उतना परिणाम मिलता है। और हमने तो देखा है, स्वच्छता के विषय को देश ने उठा लिया। पूरे देश के हर घर के अंदर छोटा बच्चा भी स्वच्छता की बात करने लग गया। हमारे शहर में भी कूड़ा कचरा
गीला कचरा को कहाँ होगा, सूखा कचरा कहाँ होगा, उसको उठाने की व्यवस्था होगी। हम जितनी ज्यादा लोगों की आदतें बदलने के लिए आग्रही बनेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्थाएं विकसित हो रही हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ हमारे नागरिकों को मिलता रहता है। हमें ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, उसका आगे चल के काम में उपयोग हो गया। अब मैं एक बात बताऊंगा, हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से सीसीटीवी कैमरा रखते ही जाता तो होम मिनिस्ट्री लगाती है, पुलिस के लोग करते हैं। लेकिन क्या ये सीसीटीवी कैमरा हम नागरिकों को, सरकारी दफ्तरों को कह सकते हैं कि भाई आपका प्राइवेट जो सीसीटीवी है, एक कैमरा घर के बाहर भी देखने के लिए रखो? कितने सीसीटीवी कैमरा का नेटवर्क खड़ा हो जाएगा, बिना खर्चे हो जाएगा। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, सीसीटीवी कैमरा का उपयोग क्राइम डिटेक्शन के लिए करते हैं। अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना है तो भी सीसीटीवी कैमरा का उपयोग हो सकता है। स्वच्छता के लोग काम करने वाले समय पर आए कि नहीं आए, वो भी सीसीटीवी से देखा जा सकता है। एक ही चीज का मल्टीपल उपयोग कैसे हो? अब आपने देखा कई शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुके हैं, उन्हें भी मल्टीपल यूटिलिटी के रूप में उपयोग किया जा सकता है। और इसके लिए हमें जुड़ना पड़ता है जी, हम उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम कर सकते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं, मान लीजिए आपका अच्छा सा मकान है, घर के पास बढ़िया महंगी गाड़ी भी खड़ी है, लेकिन अगर परिवार में ढंग से कुछ चीजें नहीं है, सब इधर उधर पड़ा हुआ है, सोफा का ठिकाना नहीं, चेयर का ठिकाना नहीं, कोई भी व्यक्ति आएगा उसके वो कार देख करके उसको अच्छा लगेगा, अंदर वो गंदा देख करके बुरा लगेगा, वो आपके घर की छवि कहां से ले जाएगा? आपने कैसा व्यवस्था रखी उस पर कर जाएगा, आपका रहन सहन कैसा है। हमारे शहर की छवि भी हम कैसे रहन सहन रखते हैं इस पर निर्भर करता है। और इसलिए हमें सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन, मैं तो लगातार कहता हूं हर बोर्ड में हर महीने सिटी ब्यूटी कंपटीशन होते रहना चाहिए और इनाम घोषित होना चाहिए कि इस बार चलो भाई 13 नंबर का वार्ड ब्यूटिफिकेशन में आगे आया, 20 नंबर का वार्ड आया, 25 नंबर का वार्ड आया। लगातार स्पर्धा चलनी चाहिए और नागरिकों के बीच में स्पर्धा खड़ी होनी चाहिए। सिटी ब्यूटी कंपटीशन ये शहर का स्वभाव बनना चाहिए और दुनिया में नाम तब होता है ना। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें शहर को व्यवस्थित भी रखना है, शहर को सुंदर भी रखना है। उन छोटी छोटी बातों का ध्यान हमें रखना होता है। अब देखिए, ये जयपुर पिंक सिटी, दुनिया भर के टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। क्या कारण है भाई? किसी ने तो पिंक सिटी बनाया। हमारा आनंद कभी देखेंगे, वो क्रीम सिटी के रूप में उन्होंने प्रयास किया है, तो धीरे धीरे उसकी एक पहचान बन जाएगी। अब आप भोपाल की पहचान क्या लोग कहेंगे, भाई तो झीलों का शहर है। यानी किसी ने कुछ न कुछ किया है, प्लानिंग किया है, तब जाकर के उस शहर की पहचान बनी है। कि आपने तय किया है कि भाई मेरे शहर ग्रीन सिटी के रूप में जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए जाना जाएगा, मेरा शहर इस बात के लिए उसकी पहचान बनेगी और लोगों को भी लगेगा इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर आप इसको लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि आप अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। और टूरिस्ट भी एक बहुत बड़ा इनकम का साधन होता है। लोगों को मन करना चाहिए, आप यानी अच्छा शहर होगा, सुंदर शहर होगा तो लोग अपना रोजी रोटी उद्योग करने के लिए भी वहां आना पसंद करेंगे। और इसलिए मेरा आपसे प्रयास है, उसी प्रकार से जब सिटी लाइफ में परिवर्तन आता है तो उसका एक लाभ भी मिलता है। अब आप देखिए, अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट, या आप कभी कांकरिया झील की बात करेंगे। किसी समय ये एक ऐसी स्थिति थी, वो नगर के लोगों को बोझ लगती थी, आज वो नगर के लोगों का गर्व बन गई। अब उसको संभालने का काम भी नगर के लोग करने लगे और उसी का परिणाम है आज देखिए अहमदाबाद को हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला हुआ है। हेरिटेज वॉक के लिए लोगों का सुबह कार्यक्रम होता है, उसके लिए टूरिस्ट आते हैं। मुझे एक विषय और भी कहना है, दुनिया के अंदर आपने देखा होगा हर शहर का अपना एक सिटी म्यूजियम होता है।
क्या आपको नहीं लगता है कि आपका शहर का भी सिटी म्यूजियम हो? शहर का इतिहास क्या है, शहर की विशेषता क्या है, शहर में कब क्या हुआ था, बढ़िया से पुराने पुराने फोटो हो, ऐसा अगर आप करें तो मुझे बताइए कि आपके शहर को, नई पीढ़ी को, आपके शहर के बच्चों को, उनको काम आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए, इन दिनों आजादी का अमृत महोत्सव, पॉलिटिकली सोचते तो हम क्या करते हैं, राजनीतिक लाभ गैर लाभ के लिए सोचते तो क्या करते हैं, अगर नेताओं की छवि चमकाने का कार्यक्रम करना होता तो क्या करते हैं, कोई एक बहुत बड़ा पिलर खड़ा कर देते हैं, विजय स्तंभ खड़ा कर देते, कोई एक गेट बना देते आजादी का अमृत महोत्सव की यादगिरी में। हमने ऐसा नहीं किया, हमने दूसरा किया। हमने क्या किया, हर जिले में 75 तालाब बनाएंगे, 75 अमृत सरोवर बनाएंगे। अब देखिए, कल्पना अपने आप में मानव जाति की कितनी बड़ी सेवा करेगी। आजादी का उत्सव भी हो जाएगा और हमारे यहाँ तालाब की एसेट बन जाएगी। अब हमारे यहाँ पुरानी वावड़ियां होती हैं, पुराने तालाब होते हैं, क्या उसकी सफाई, उसका रख रखाव हम मेयर के नाते उसके लिए चिंता करते हैं क्या? हमारा बोर्ड चिंता करता है? बहुत सारे शहर हैं, वहां से नदी गुजरती है, क्या नदी उत्सव मना करके नदी के महात्म्य को हम महत्व देते हैं क्या? हम शहर का जन्म दिवस मना करके शहर के लिए लोगों का लगाव बढ़ाते हैं क्या? जन भागीदारी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, हर शहर में नए नए व्यंजन होते हैं, हर शहर की अपनी विशेषता होती है। अब आप मुंबई में जाएंगे तो कहे भाई खाऊ गली जाना है, अहमदाबाद में जाएंगे तो कहे माणिक चौक जाना है, दिल्ली में जाएंगे तो कहे परोठे वाली गली में जाना है, बनारस में जाएंगे तो कहे कचौड़ी वाली गली में जाना है। यानी हर शहर में ऐसी विशेषता होती है। लेकिन क्या कभी आपने पुराने जमाने में जो चला अभी उसको हाइजीनिक दृष्टि से, हाइजीन फोकस करते हुए, वहां पर बेचने वाले लोग साफ सुथरे हैं, उनके हाथ में कुछ पहना हुआ है, हाथ नहीं लगाते हैं, पानी को हाथ नहीं लगाते हैं। अब देखिए, लोग कॉन्शियस सोसाइटी बनी है तो लोग 5 स्टार होटल में जाना पसंद नहीं करेंगे, गली में आकर के खाना पसंद करेंगे। यहाँ तो बहुत साफ सफाई बहुत होती है। क्या आप अपने शहर में कम से कम एक इलाका ऐसा नहीं बना सकते? पक्का बना सकते हैं दोस्तों। लोग याद करेंगे कि हाँ भाई, पहले तो यहाँ ऐसे ही लोग खड़े हो जाते थे, कोई पानी पूरी बेचता था, कोई पकौड़े बेचता था। अब इतना शानदार हो गया, और जब शानदार होगा तो लोग 2 रुपये ज्यादा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सौंदर्य भी बढ़ता है, स्वास्थ्य के लिए भी लाभ होता है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। देखिए, बीते 8 वर्षों में सतत प्रयासों से आज स्वच्छता को लेकर अभूतपूर्व जन जागृति हम देख रहे हैं। लेकिन उसको भी अब नेक्स्ट स्टेज पर लेना पड़ेगा, हमें नेक्स्ट जनरेशन सोचना पड़ेगा। स्वच्छता को हमें स्थिर बनाना है, स्थायी बनाना है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट टू वेल्थ, ये हमारी व्यवस्था का, हमारी योजना का हिस्सा होना चाहिए। 2014 से पहले की तुलना में सॉलिड वेस्ट की प्रोसेसिंग कभी 18% होती थी 2014 के पहले, आज हम 75% तक पहुंचे हैं। लेकिन वह रुकना नहीं है जी, हमें इस अभियान को और तेज करना है। शहरों में जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए हमें अपने प्रयास बढ़ाने हैं। अब देखिए, सूरत की बात होती है, इंदौर की बात होती है, कैसे हुआ? यही किया गया। अब तो इंदौर में तो कूड़े कचरे में से उन्होंने गैस का प्लांट लगा दिया है, कमाई शुरू कर दी है। यानी एक प्रकार से उसमें तो कमाई आना शुरू हो जाती है। सामाजिक संगठन भी उसके साथ जुड़ जाते हैं। और मैं चाहूंगा कि हम इस दिशा में प्रयत्न करें। कितने ही शहरों में देखते हैं कि युवाओं ने मिलकर के छोटे छोटे संगठन बनाए, एनजीओ बनाए, वो स्वच्छता का काम करते हैं, सुशोभन का काम करते हैं। आपको भी देखना चाहिए कि आपके हर वार्ड में ऐसे युवकों की कंपटीशन हो, वो ऐसे ऊर्जावान युवा आगे आए, वे छोटी छोटी टोलियां बनाए और डेली आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा, कोई सप्ताह में 1 घंटा ऐसा दे। आदत डालनी चाहिए, आपको नेतृत्व देना चाहिए। नई पीढ़ी, नए नौजवान की पीढ़ी करने की शौकीन होती है, स्वभाव होता है, उनको अच्छा लगता है। सिर्फ उनको दिशा देने की जरूरत ही है। और तभी जाकर के सबका प्रयास एक विकसित शहर, विकसित भारत बनाने के लिए काम आता है। और हमें विकसित भारत बनाना है तो हम इन चीजों को,
देखिए, भाजपा के मेयर्स का कार्य भाजपा शासित निकायों का कामकाज अलग से अलग नजर आना चाहिए। और ये मेरी तो अपेक्षा है ही, लेकिन आपका भी संकल्प होगा, आप भी चाहते होगा। और इसलिए अब जैसे ग्लोबल वार्मिंग की चर्चाएं बहुत होती हैं, पर्यावरण की चर्चाएं होती हैं, कभी नगर पालिका के रेवेन्यू की चर्चा होती है। क्या कभी आपने साइंटिफिक तरीके से आपकी जो स्ट्रीट लाइट है उसका ऑडिट किया है क्या? एलईडी बल्ब आपकी स्ट्रीट लाइट में 100% लगा है क्या? क्या आपने तय किया कि रात को 10 बजे तक ये लाइट जरूरी है, लेकिन 10 बजे के बाद ये इलाका है 6 बजे के बजाय 2 लाइटें होगी तो चलेगा, 12 बजे के बाद इस पूरे रोड पर 1 लाइट होगी तो भी चलेगा, सुबह 5 बजे के पहले कई जगह पे लाइटें नहीं होगी तो चलेगा। साइंटिफिक तरीके से, टेक्नोलॉजी की मदद से सब संभव होता है। कितनी बिजली का पैसा बचेगा, वो विकास के काम आएगा कि नहीं आएगा? पानी की मोटर, ये जो कितनी बर्बादी होती है, बचत होगी तो फायदा होगा कि नहीं होगा? और इसलिए हमें आर्थिक दृष्टि से भी और समाज हित में भी प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, ये हमारे एजेंडा में होना चाहिए। हम वेस्टफुल एक्सपेंडिचर के पक्ष में नहीं होने चाहिए। जितना ज्यादा इस प्रकार से काम होगा, आप देखिए बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मुझे विश्वास है कि हमारे सारे मेयर जब इकट्ठे हुए हैं, यहां से जब जाएंगे, एक नई ऊर्जा, नया विश्वास लेकर के जाएंगे, नए नए तौर तरीके सीख करके जाएंगे, एक दूसरे से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। और आप सभी मेयर का एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा और हर एक मिलकर के एक दूसरे को संपर्क में रहेंगे। आपके नगर में क्या हो रहा है उसको भेजेंगे। सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नेटवर्क भाजपा के सभी मेयर का, राज्य के सभी उप महापौर का, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का, हेल्थ कमेटी के चेयरमैन, सबका एक संगठन बनना चाहिए। संपर्क जीवंत होना चाहिए। सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर इलाहाबाद में कुछ हुआ है और वो पुणे में पता चलता है तो आनंद होता है, पुणे में कुछ होता है और काशी में पता चलता है तो और आनंद होता है। हम जितना ज्यादा हमारा संपर्क जीवंत बनाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है कि हम सब मिलकर के देश का भी भला करेंगे, अपने शहर का भी भला करेंगे और अपने जीवन में एक संतोष की अनुभूति करेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।